लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पालिन पिस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जब कभी स्टिग्मा पर कोई पॉलन लैंड करता है तो वो राइट पॉलन है कि रॉन्ग पॉलन है, इसको देखा जाता है। राइट है कि रॉन्ग है ये कौन टेस्ट करेगा? तो स्टिग्मा ही टेस्ट करती है, क्योंकि स्टिग्मा के कुछ केमिकल पॉलन के केमिकल से रिएक्शन करते हैं और इसी रिएक्शन को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। और उससे ये सुनिश्चित करना होता है कि राइट पॉलन से ही पॉलिनेशन हो। एक और बात, राइट पॉलन कौन है, रॉन्ग पॉलन कौन है, ये भी पता है। ऐसा कोई भी पॉलन ग्रेन जो दूसरी स्पीसीज से आ जाए वो रॉन्ग पॉलन या इनकम्पैटिबल पॉलन कहते हैं, और ऐसा पॉलन ग्रेन जो अपनी स्पीसीज से आए उसे हम लोग राइट पॉलन या कंपैटिबल पॉलन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि पॉलिनेशन के बाद कंपैटिबल पॉलन या राइट पॉलन लैंड कर गया कहाँ? स्टिग्मा पर। तो यदि कंपैटिबल पॉलन यहाँ आएगा, मतलब कंपैटिबल पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन सक्सेसफुल रहो और ये अलाउ करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन के बाद होना क्या क्या है? तो पॉलिनेशन के बाद तीन मेन घटनाएं होनी है। एक तो पॉलन जर्मिनेशन होना है, जिसमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, और क्या होगा? अंततः तो फर्टिलाइजेशन ही होना है। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट प्रमोट हो जाएंगे, जैसे पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी और इसके अलावा अंततः फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि कंपैटिबल पॉलिनेशन हुआ और सही पॉलन कहाँ आ गए? स्टिग्मा पर आ गए। तो स्टिग्मा ने पॉलन को देखा, कहा सही पॉलन है, अब इसके बाद का काम शुरू होता है। तो अगर पॉलन ग्रेन थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन में चारों तरफ पाई जाती है इक्जाइन, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां इक्जाइन नहीं पाई जाती है। इस जगह का नाम, तो इस जगह का नाम जर्म पोर होता है। यदि राइट पॉलन आएगा तो इसी जगह से, जर्म पोर से ही धीरे धीरे पॉलन ट्यूब ग्रो आउट, ये बाहर निकल के आएगी। पॉलन ट्यूब का जो बाहर निकलना है इसी को कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन। तो यदि सही पॉलन आया तो पॉलन ट्यूब निकलेगी थ्रू द जर्म पोर, और इसी घटना को हम कहेंगे क्या? पॉलन जर्मिनेशन हो गया। एक बात, दो बातें इससे पहले वाले लेक्चर पर बताए थे कि सुन लेना है कि जब पॉलन जर्मिनेशन हो रहा होगा तो यदि पॉलन दो सेल स्टेज में आया होगा तो उसको एक डिवीजन करके दो मेल गैमीट यही बनाने पड़ेंगे, और यदि तीन सेल में आया होगा तो दो मेल गैमीट पहले से आए होंगे। पहले से यदि आए होंगे तो दोनों के दोनों मेल गैमीट बिल्कुल बिगिनिंग शुरुआत से ही कहाँ मिल जाएंगे? पॉलन ट्यूब में मिल जाएंगे। तो पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट वेरी बिगिनिंग से हैं या थोड़ा देर बाद बनते हैं, वो डिपेंड करेगा कि पॉलिनेशन किस सेल पे हुआ है। यदि दो सेल पे हुआ होगा तो फिर यहीं पर जब पॉलन जर्मिनेशन हो रहा था तभी जनरेटिव सेल को डिवाइड करके वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल को डिवाइड करके और दो मेल गैमीट बना लेंगे। और यदि तीन सेल में आए होंगे तो पहले से ही मेल गैमीट बना होगा। अगर पहले से बना होगा तो पॉलन ट्यूब में शुरू से ही क्या मिलेंगे? हमको दो मेल गैमीट मिलेंगे, चाहे शुरू से हो और चाहे ताजे मेल गैमीट बने हो। फाइनली होगा क्या? ये जो पॉलन ट्यूब है इसी में हमको क्या मिलेंगे? दो मेल गैमीट मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, पहले स्टिग्मा के टिश्यू को पार करेगी, फिर स्टाइल के टिश्यू से होते हुए धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचेगी? ओवरी तक। ओवरी तक पहुंचने के साथ साथ क्या होगा? मेल गैमीट पहले यहाँ होंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी मेल गैमीट भी धीरे धीरे क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अंततः जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर जाएगी। अब ओव्यूल को देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम माइक्रोपाइल होता है, और इसी जगह से पॉलन ट्यूब क्या करेगी?
ओव्यूल के अंदर जाएगी। तो पालन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगी कहाँ से, तो कहोगे माइक्रोपाइल से। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, पालन ट्यूब चलाजा की तरफ से एंट्री कर लेती हैं, और कुछ स्पीसीज में ये इंटेगुमेंट यहाँ से एंट्री कर लेती हैं। तो कहीं से भी एंट्री हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि वो नहीं है तो आप जनरल बात याद रखोगे। कॉमन मोस्ट ऑफ प्लांट में पालन ट्यूब इंटर करेगी किसके थ्रू, तो आंसर देंगे माइक्रोपाइल के थ्रू। और जब कभी ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करते हैं तो इसके लिए एक टर्म बोला जाता है जिसको पोरोगैमी कहते हैं। तो अगर माइक्रोपोर से इंटर करें तो कहेंगे पोरोगैमी, अगर चलाजा से इंटर करें तो चलेजोगैमी, और अगर इंटेगुमेंट से इंटर करें तो उसे मीजोगैमी कहते हैं। अभी हम दो शब्द आपको लिखा देंगे, भी लिखो नहीं, सुनो केवल। पालन ट्यूब अंदर हो गई। अब जैसे ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक मिलेगा। ये क्या है, एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक की स्थिति देखो भाई, एम्ब्रायोसैक के चलाजल एंड पर क्या मिलेंगे, एंटीपोडल सेल। तो माइक्रोपाइलर एंड पर क्या मिलेंगे, एक एग सेल मिलेगी और दो क्या मिलेंगे, सिनर्जिड सेल। अब लेकिन सिनर्जिड दिख एक ही रही है तो वो इसके पीछे की तरफ होगी। तो माइक्रोपाइलर एंड पर एक मिलेगा एग सेल, दो मिलेंगे सिनर्जिड सेल। एग सेल की पोलैरिटी क्या होगी, एन होगी। एंटीपोडल सेल की पोलैरिटी क्या होगी, एन होगी। पोलर न्यूक्लियाई भी तो होंगी सेंट्रल सेल में, और पोलर न्यूक्लियाई की पोलैरिटी एन प्लस एन होगी, और सिनर्जिड सेल की पोलैरिटी क्या होगी, एन होगी। थोड़ा बहुत और पहले से याद है, एम्ब्रायोसैक के माइक्रोपाइलर एंड पर जो सिनर्जिड सेल पाई जाती है, उसी सिनर्जिड सेल के माइक्रोपाइलर एंड पर क्या मिलता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस मिलता है। ये भी पहले से आपको पता है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस किसको गाइड करता है, पालन ट्यूब को गाइड करता है कि एंट्री इधर करो। ये तो सब कहानी पुरानी है। तो जैसे ओव्यूल के अंदर जाएंगे, ओव्यूल के अंदर ही उसको क्या मिलेगा, एम्ब्रायोसैक मिलेगा। एम्ब्रायोसैक में क्या मिलेगा, तो चलाजल एंड पर एंटीपोडल सेल मिलेंगी, माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल मिलेंगी, दो सिनर्जिड सेल मिलेंगी, बड़ी सी सेंट्रल सेल मिलेगी, और उसमें क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये सब कहानी तो पहले से आपको पता है। अब देखो हुआ क्या है, जैसे ही पालन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगी, पालन ट्यूब कंफ्यूज हो जाएगी अब जाना कहाँ है। तो ओव्यूल के अंदर उसको दिशा दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये बताएगी कि जिधर हम हैं उधर चले आइए। तो पालन ट्यूब उधर की तरफ मुड़ जाएगी और किसमें इंटर कर जाएगी, सिनर्जिड सेल। ये एक सवाल है, बताओ पालन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा करके किसमें इंटर करेगी, तो कहोगे सिनर्जिड सेल में इंटर करेगी। एक सिनर्जिड सेल में कि दोनों सिनर्जिड सेल में, तो कहोगे एक सिनर्जिड सेल में इंटर करेगी। अब सिनर्जिड सेल में जब इंटर करेंगे तब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये है पालन ट्यूब। पालन ट्यूब के अंदर दो क्या पाए जाएंगे, मेल न्यूक्लियस। लेकिन एक नई चीज लिखी है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। याद है पालन ग्रेन में दो सेल थी, जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव ने तो क्या बना लिया था, मेल गैमीट बना लिया था। वेजिटेटिव का हाल क्या है, तो वेजिटेटिव सेल ने ही ये पालन ट्यूब बनवाई है। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसी का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस या इसी का नाम ट्यूब न्यूक्लियस, ये भी इसमें पाया जाता है। तो पालन ट्यूब जब यहाँ एंट्री करेगी उसमें क्या 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 होगा, तो कहोगे एक होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दो होंगे क्या, मेल गैमीट। ये दोनों मेल गैमीट यही रिलीज कर दिए जाएंगे। तो मेल गैमीट कहाँ रिलीज होंगे, तो आप कहोगे इसी सिनर्जिड सेल के अंदर रिलीज है। ये सिनर्जिड सेल का अपना न्यूक्लियस है और ये दो मेल गैमीट है। इसके बाद क्या होगा, एक मेल गैमीट कहाँ चला जाएगा, एग सेल की तरफ चला जाएगा, और दूसरा मेल गैमीट कहाँ चला जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा। जो एग सेल की तरफ जाएगा वो एग सेल से फ्यूज करेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा। जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, मेल गैमीट कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा, और एग सेल का न्यूक्लियस भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। दो हेप्लॉइड मिलके क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। तो एग सेल जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जाइगोट, और क्या बन जाएगा, 2n। एग सेल का जाइगोट में कन्वर्ट हो जाना ही फर्टिलाइजेशन है, या इसी को सिनगैमी कहते हैं।
सिन का मतलब होता है एक साथ, और गैमी का मतलब गैमीट। भाई गैमीट एक साथ आए तो क्या कहोगे? सिन गैमी कहोगे। तो हुआ क्या, एक मेल गैमीट एक सेल के अंदर गया और फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लिया? जाइगोट, कहोगे सिन गैमी पूरा हो गया। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है वो कहाँ चला गया? तो कहोगे सेंट्रल सेल में गया। और सेंट्रल सेल में किधर गया? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ गया, और जा करके पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो पोलर न्यूक्लियस हैं जिनका एन एन है, और एक एग सेल का हो, सॉरी एक मेल गैमीट का होगा। तो यहाँ कुल कितने एन हो गए? 3n हो गए। इस नाते जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में PEN कहेंगे, जो कि क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। इस ट्रिप्लॉइड PEN बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं? 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। भाई 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस किसके? पोलर न्यूक्लियाई की, और एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस किसका? मेल गैमीट का। तो जब 3 न्यूक्लियस हेप्लॉइड फ्यूज होंगे तो घटना को क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन होगा तो पोलर न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रल सेल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर पोलर न्यूक्लियस 3n होगा तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी क्या होगी? 3n होगी। तो किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एम्ब्रायो सैक में 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं। एक फ्यूजन किसके किसके बीच हुआ है? एक फ्यूजन हुआ है मेल गैमीट और एग सेल के न्यूक्लियस के बीच, और दूसरा मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस के बीच। इसी नाते इसको क्या कहते हैं फ्यूजन को? सिन गैमी। और इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि एम्ब्रायो सैक में 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं, एक मेल गैमीट का एग सेल से सिन गैमी हुई है, एक मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियस से ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि पहचान है किसकी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या चेंजेज आएंगे देखो। तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंटीपोडल सेल क्या करने लगेंगे? डीजनरेट, क्योंकि अब इनका कोई पर्पस तो है नहीं। एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगे, और जो सिनर्जिड सेल हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या देखो? तो एक बड़ी सी सेंट्रल सेल बचेगी, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके न्यूक्लियस का नाम क्या हो गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और क्या बचेगा? जाइगोट। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या 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 हो जाएगा? तो कहोगे एम्ब्रायो सैक में 2-3 चीजें डीजनरेट हो जाएंगी, जैसे एंटीपोडल सेल डीजनरेट, सिनर्जिड सेल डीजनरेट। तो फिलीफॉर्म अपरेटस भी क्या होगा? डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रही? एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जाइगोट में। और पोलर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इतनी कहानी है, एक बार फिर से सुनेंगे, फिर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। मान लेते हैं कि कंपैटिबल पॉलिनेशन हुआ है, राइट पॉलिन स्टिग्मा पर लैंड कर गया है। तो जैसे ही राइट पॉलिन आएगा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट प्रमोट कर दिए जाएंगे, जिसमें 3 मेन काम होने हैं। एक पॉलिन जर्मिनेशन होना है, पॉलिन ट्यूब ग्रोथ होना है, और फर्टिलाइजेशन होना है। जैसे ही राइट पॉलिन आएगा उस पर्टिकुलर पॉलिन ग्रेन के जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब कम आउट होगी, बाहर निकल के आएगी, उसको हम कहेंगे ये पॉलिन जर्मिनेशन है। जब पॉलिन ट्यूब निकल रही होगी उसी दौरान या तो उसमें मेल गैमीट मौजूद होंगे अगर वो 3 सेल पे आई होगी, और नहीं तो जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। अंततः मेल गैमीट किसके अंदर होंगे? तो कहोगे पॉलिन ट्यूब में होंगे। धीरे धीरे समय बीतेगा, पॉलिन ट्यूब ग्रो करेगी, पहले स्टिग्मा के टिश्यू को पार करेगी, फिर स्टाइल के टिश्यू को पार करेगी, और अंततः कहाँ पहुंच जाएगी? तो अंततः ये पहुंच जाएगी कहाँ? तो आंसर देंगे ओवरी। ओवरी पर पहुंचने के बाद ये ओव्यूल में इंटर करेगी, किसके थ्रू? तो आंसर देंगे माइक्रोपाइल के थ्रू। माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कॉमन है, लेकिन ये चलाजा के थ्रू भी एंट्री होती है और इंटेगमेंट के थ्रू भी एंट्री होती है। माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करेंगे तो
पोरोगैमी कहेंगे, चलाजा के थ्रू एंट्री करेंगे तो चलाइजोगैमी कहेंगे, और इंटेगुमेंट के थ्रू एंट्री करेंगे तो क्या, मीजोगैमिक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ओव्यूल के अंदर चले गए तो अंदर इम्ब्रायोसैक मिलेगा, फिर इम्ब्रायोसैक में एंट्री करेंगे। इम्ब्रायोसैक में जब जाएंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कहाँ जाना है। तो वो अंदर दिशा देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर देंगे फिलीफॉर्म अपरेटस। वही बताएगी कि जिधर हम हैं उधर आओ। तो फिलीफॉर्म अपरेटस है कहाँ? तो कहोगे सिनर्जिड सेल पर। इसी नाते पालन ट्यूब एंट्री कर जाएगी किसमें? सिनर्जिड सेल में। अंदर एंट्री करते ही मेल गैमीट रिलीज करेंगे, कहाँ? तो कहोगे साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। बस एक में रिलीज करेंगे कि दोनों में? तो कहोगे एक में रिलीज करेंगे। जैसे ही मेल गैमीट रिलीज होंगे, आप सोचो एक खतरा है यहाँ क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेल गैमीट सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस से ही फ्यूज कर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों जानते हो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही पालन ट्यूब एंट्री करना शुरू करती है सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल डिजेनरेट होने लगती है। अगर इसका न्यूक्लियस हेल्दी रहा तो इसी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि हेल्दी नहीं, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल में एंट्री करो, इसके नाते वहां फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। लेकिन सिनर्जिड सेल बहुत ईमानदार सेल है। दो मेल गैमीट आए हैं, जहां जहां जाना वहां जाने देंगे। एक मेल गैमीट कहां रिलीज हो जाएगा? एक सेल में, और दूसरा कहां रिलीज हो जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में। जो एक सेल में जाएगा वो एक सेल से न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और जल्दी ही डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और हम कहेंगे सिनगैमी पूरा हो गया। और जो सेंट्रल सेल में जाएगा वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और जल्दी ही ट्रिपल फ्यूजन पूरा हो जाएगा। जाइगोट बनने को सिनगैमी कहते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। डबल फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद दो तीन चीजें डीजनरेट हो जाएंगी। क्या? तो एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगी, और क्या? सिनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म अपरेटस डीजनरेट हो जाएंगे। एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में। पोलर न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल साफ साफ। चलो लिख लेते हैं। चलो भाई लिखो। आफ्टर आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएंगे। क्या? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कौन है? तो मेनली तीन इवेंट हैं। एक है पालन जर्मिनेशन, एक है पालन ट्यूब, ग्रोथ, और तीसरा घटना क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। लिखते चले। ड्यूरिंग पॉलन जर्मिनेशन क्या होगा? तो कहोगे पॉलन ट्यूब कम आउट थ्रू क्या? थ्रू जर्म पोर। ठीक है। मेल गैमीट, या कह सकते हो
content of pollen grain carry by किसके द्वारा? पालन ट्यूब। जब पालन ट्यूब इसको कैरी करते हैं तो इसको साइफनोगैमी कहते हैं। एक शब्द है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर क्या होगा? पालन ट्यूब ग्रो करेगी किसके थ्रू? थ्रू टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड क्या? स्टाइल टू रीच कहा? ओवरी। ओवरी में पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर पालन ट्यूब इंटर करेगी। इंटर इनसाइड ओव्यूल किसके थ्रू इंटर करेगी? थ्रू माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल से अगर एंट्री करते हैं, इसके लिए एक टर्म है जिसको पोरोगैमी कहते हैं। बाकी चलाजा से एंट्री करेंगे तो चलेजोगैमी, और इंटेगुमेंट से एंट्री करेंगे तो मीजोगैमी कहते हैं। लेकिन कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं है आपके। फिर क्या होगा? फिर पालन ट्यूब इंटर करेगी किसके थ्रू? इनसाइड वन सिनर्जिड सेल। एक ही सिनर्जिड में जाएगी ना? once enter inside one synergid cell। एक बात, एक और क्वेश्चन। पालन ट्यूब गाइड बाई, गाइड कौन करेगा? तो आंसर कहोगे फिलीफार्म अपरेटस, जो कि कहां प्रेजेंट है? दैट प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सिनर्जिड। फिर क्या करेंगे? पालन ट्यूब रिलीज कर देगा क्या? दो मेल गैमेट। कहां? इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट। क्या हो गया? छूट गया क्या? कर क्या रहे हो तुम लोग आके? वन मेल गैमेट release in egg cell and fuse with nucleus of egg cell
रिजल्ट क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन। और इसको कहोगे क्या? क्या कहोगे? सिनगैमी। लेकिन अदर मेल गैमीट कहां रिलीज हो जाएगा? सेंट्रल सेल में। और फ्यूज किससे कर जाएगा? किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसको कहोगे क्या? क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन। एक एसर्शन रीजन यहां है, इसका नाम ट्रिपल फ्यूजन क्यों है? क्योंकि 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है। एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में 2 टाइप फ्यूजन हुआ है ना? 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं। कौन कौन से? सिनगैमी हुआ है और ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। इसी नाते इसको मिला के क्या कहते हैं? दो टाइप के डबल फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? तो कहोगे एम्ब्रायो सैक में हुआ है। और डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? 3 रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है एक सेल से जाइगोट बन जाएगा, और सेंट्रल सेल से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी, और उधर न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। और 2 चीजें क्या होंगी? डीजनरेट। एक एंटीपोडल सेल डीजनरेट, सिनर्जिड सेल डीजनरेट, और फिलीफॉर्म अपरेटस डीजनरेट। चेंजेज आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। बताओ क्या क्या चेंजेज हुआ बेटा? तो सबसे पहले तो जो एग सेल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? जाइगोट। एग सेल क्या थी? एन, और जाइगोट क्या हो गया? 2n। दूसरा चेंज क्या आ गया? सेंट्रल सेल, जो कि n+n थी, किसमें कन्वर्ट हो गई? लिखते चलो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PEC कहते हैं, और ये क्या हो जाती है? 3n। तीसरा चेंज पोलर न्यूक्लियाई, जो कि क्या थी? n+n, किसमें कन्वर्ट हो गई?
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, PEN, और ये क्या होगा, 3N। चौथा सिनर्जिड सेल एंड फिलीफार्म अपरेटस, क्या हो जाएगा, बोल नहीं रहे हो, डीजेनरेट। और पांचवा एंटीपोडल सेल, ये भी क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। बस इतने सारे चेंज आने हैं, कुछ और भी चेंज है भी आगे बताएंगे। ये तीनों डायग्राम एनसीईआरटी वाले हैं, ठीक है। इसमें पालन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है, और देखो पालन ट्यूब ग्रो करते हुए कहाँ आ रही है, ओव्यूल के इंटर। यहाँ थोड़ा सा उसी डायग्राम को बड़ा बना दिए हैं। ये क्या है, सिनर्जिड सेल, ये क्या है, एग सेल। ये एग सेल का न्यूक्लियस होगा, ये दो पोलर न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल। यहाँ ध्यान से देखें तो ये छोटी सी पालन ट्यूब बनी है, उसमें दो मेल गैमीट और एक ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। हाँ, जहाँ डीजेनरेट लिखे हो उसमें लिखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। जहां भी लिख रहे थे ना डीजेनरेट, कि सिनर्जी डीजेनरेट, एंटीपोडल डीजेनरेट, वो एक लाइन और बढ़ा लो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वो भी क्या होगा, डीजेनरेट। और इसमें दिखाया है ये सिनर्जिड सेल मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर रही है, एक इधर डिस्चार्ज कर रही है, एक इधर डिस्चार्ज कर रही है। आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, मतलब सही पालन आया, पालन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, पालन ट्यूब। किसके थ्रू, तो कहोगे एक जर्म पोर। कंटेंट ऑफ पालन ग्रेन मूव करेगा किसमें, पालन ट्यूब, और पालन ट्यूब ग्रो करेगी टिश्यू, किसका किसका, तो स्टिग्मा और स्टाइल। सब लाइनें एनसीईआरटी की है, कुछ मॉडिफाई है नहीं, बहुत कम मॉडिफाई है, बस हमने पॉइंट कर दिया है। पालन ट्यूब कहाँ पहुंचेगी, ओवरी में, इंटर कर जाएगी ओव्यूल में, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल। देन इंटर किसमें, तो कहोगे एक सिनर्जिड सेल थ्रू द फिलीफार्म अपरेटस। फिलीफार्म अपरेटस कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड, यही गाइड करेगा क्या, एंट्री ऑफ पालन ट्यूब को। आफ्टर एंट्री किसी एक सिनर्जिड, पालन ट्यूब रिलीज करेगा क्या, दो मेल गैमीट। कहाँ रिलीज करेगा, साइटोप्लाज्म। ये सब लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हैं। एक मेल गैमीट किधर की तरफ जाएगा, एग सेल, और किससे फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, और क्या कंप्लीट करेगा, सिनगैमी। क्या बनेगा, डिप्लॉयड सेल, नाम क्या, जाइगोट। लेकिन दूसरा मेल गैमीट किधर जाएगा, सेंट्रल सेल में, जो कि कहाँ है, वहां क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल सेल। उनसे फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रीजन। इसमें क्या हुआ है, तो फ्यूजन हुआ है, कितने, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो नाम रखना पड़ा क्या हमको, ट्रिपल फ्यूजन। दो टाइप के फ्यूजन हुए, एक कौन हुआ, सिनगैमी, एक कौन सा, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। और दोनों घटनाएं हुई कहाँ है, एम्ब्रायो सैक, तो घटना का नाम क्या पड़ गया, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो भविष्य में क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट है वो भविष्य में क्या बना लेगा, एम्ब्रायो। ये सारी घटनाएं किसमें आएंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग डालिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कौन कौन से इवेंट होंगे, तो देखिए पहला इवेंट ये होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनाओ। तो चाहे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहो, चाहे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो एक तो यही होना है
PEC या PEN से क्या बना लेना है, लिखते चलो। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एक तो ये चेंज आना है। दूसरा, जो जाइगोट है उससे एम्ब्रायो बना लेना है, लिखते चले। जो तीसरा है वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो ओव्यूल है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल गायब तो हो नहीं जाएगा, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको सीड फॉर्मेशन कहेंगे। तो ओव्यूल से क्या हो जाएगा, सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब ओव्यूल से सीड बना रहे होंगे उसी दौरान जो ओवरी है उससे क्या बन जाएगा, फ्रूट डेवलपमेंट। तो चार चीजें तो ये मेन होनी है, कुछ और चीजें होंगी। जो इंटेगुमेंट है, याद है ओव्यूल का इंटेगुमेंट था, तो ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इंटेगुमेंट है वो क्या बना लेगा, सीड कोट बना लेगा। एक और चीज, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो रहा था तो ओव्यूल में न्यूसेलस भी तो होता है, न्यूसेलस डीजनरेट हो जाएगा, उसका कोई पर्पज नहीं बचा है। तो जो न्यूसेलस है वो क्या हो जाएगा, वो अलग बात है, एक्सेप्शन है कि कुछ सीड में न्यूसेलस बचा रहता है, लेकिन एक जनरल कहानी क्या है कि ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, डीजनरेट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फ्लावर के सारे पार्ट का हाल क्या होगा, तो सेपल हो, पेटल हो और एंड्रूसियम, ये सब सूख के गिर जाएंगे, इनका कोई पर्पस तो बचा नहीं। इवन स्टिग्मा, स्टाइल भी सूख के गिर जाएंगे, बस केवल ओरी का पर्पस बचा है ना, ओरी से ही तो फ्रूट बनना है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद और भी बहुत सारी घटनाएं होनी है। सेपल है मतलब कैलिक्स, कोरोला मतलब पेटल, एंड्रूसियम या स्टेमेन, ये सब सूख के गिर जाएंगे। इवन स्टिग्मा और स्टाइल भी सूख के गिर जाएगा। एक्सेप्शन अलग है कि हाँ कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्लावर में ये सूख के नहीं गिरते हैं, वो एक अलग मसला है। सामान्यतः सब चीजें सूख के गिर जाएंगे। तो क्या क्या सूख के गिर जाएगा, लिखते चलिए। सेपल कामा पेटल कामा स्टैमेन कामा स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये सब ड्राई करेंगे एंड फॉल ऑफ। तो सेपल है, पेटल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टैमेन है, ये सब सूख के गिर जाएंगे। और बचेगा क्या, तो ओरी बचेगी, तो ओरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो इतने चेंज होने हैं, क्या ये एंडोस्पर्म बना लेना है, जाइगोट से एम्ब्रायो बना लेना है, सीड बना लेना है, फ्रूट बना लेना है। तो हमको चार तो डिटेल में पढ़ना है, बाकी इंटेगुमेंट से सीड कोट बन जाएगा, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। तो पहली हेडिंग डालो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अभी लिखेंगे नहीं, देखें। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जैसे हो ये रहा है कि मान लेते हैं कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के किनारे की तरफ हमको जाइगोट मिलेगा। जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पर होगा कि चलाजल एंड पर, तो भैया ये माइक्रोपाइलर एंड होगा और ये क्या होगा, चलाजल एंड होगा। ये क्या है, PEC, और ये क्या है,
ये है PEN और ये है PEC। ये होती क्या है तो पहले से ही पता है, ट्रिप्लॉइड। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, जाइगोट, और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। होता क्या है, इसी जाइगोट से भविष्य में क्या बनना है, एम्ब्रायो। लेकिन एम्ब्रायो बनने से पहले ही एंडोस्पर्म बनाना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों, तो एंडोस्पर्म बनाएंगे, उसी एंडोस्पर्म से डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। तो कैसे बनेगा वो देखिए। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो स्थिति देखो कैसी हो जाएगी। ये अभी भी उसी स्थिति मैंने बना दिया, वही डायग्राम है, और ये अभी भी वैसे ही जाइगोट बना हुआ है। बस हाल ये होगा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक था वो अब कई हो जाएंगे। जैसे एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस बना लेंगे ऐसे। तो एक न्यूक्लियस से ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसी को कहेंगे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। लेकिन जल्दी इनको एहसास हो जाएगा कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का भी तो डिवीजन करना चाहिए था, तो फिर ये सेल वॉल फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन। और इस घटना के लिए एक टर्म यहां दिया है, सेलुलराइजेशन। सेलुलराइजेशन का मतलब सेल बनना। तो जल्दी ही रिजल्ट देखो कैसा हो जाएगा। ये ऐसे था, ये जाइगोट जैसे बना था अभी भी जाइगोट ही है, लेकिन जल्दी ही क्या दिखाई पड़ेगा, यहां बहुत सारी सेल दिखाई पड़ेंगी। ऐसे हो जाएगा, और सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी। अब जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसमें जितनी भी सेल हैं उन सब के पास एबंडेंट रिजर्व फूड। यहां जो बना है ये, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसमें उसमें अंतर क्या है, तो पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बनेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन या सेलुलराइजेशन होगा, बनेगा क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। एक लाइन जो याद रखना है, ये जाइगोट था और अभी भी ये क्या है, जाइगोट है। कहने का मतलब है कि जाइगोट से एम्ब्रायो बाद में बनेगा और एंडोस्पर्म पहले बनेगा। क्यों, क्योंकि जो एंडोस्पर्म बना है उसी की जिम्मेदारी है कि आगे बनने वाले एम्ब्रायो को क्या दे, नरिशमेंट दे। एनसीईआरटी में हवाई लिखा हुआ है, तो जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या देगा, नरिशमेंट देगा। एनसीईआरटी में पहली लाइन है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो फॉर्मेशन, और फिर लिखा है हवाई। तो हवाई क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ। एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है, तो कहोगे एंडोस्पर्म इस नाते पहले बनता है क्योंकि उसी को क्या देना है, नरिशमेंट देना है। कैसे बनेगा, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में ये है कि पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर क्या बनेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, फिर क्या बनेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। एक क्वेश्चन, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। नारियल देखे हो, कोकोनट, तो कोकोनट का जो वाटर होता है,
इसे कोकोनट मिल्क कहते हैं। तो कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क वास्तव में क्या है, तो आंसर देंगे क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन कोकोनट में कर्नेल भी तो होता है, जिसको कच्ची गरी कहते हैं ना, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कर्नेल जो होता है, तो कोकोनट का कर्नेल वास्तव में क्या है, तो आंसर देंगे क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों एंडोस्पर्म मिलते हैं, तो कहोगे कोकोनट, जिसमें न्यूक्लियर भी मिलता है और सेलुलर भी मिलता है। ये बना लीजिए, 2-3 लाइनें लिखनी केवल, लिखें। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्रीसीड precedes embryo formation। क्वेश्चन लिखा है व्हाई, तो आगे बिकॉज लिख देते हैं, बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग embryo। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी या पीईएन में क्या होगा, तो कहोगे माइटोसिस होगी, वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और उसके बाद बनेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और इसमें जितनी भी सेल होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, रिजर्व फूड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की पहचान है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन पीईएन। फिर क्या बनेगा, तो कहोगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या बनेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। कॉमन टाइप यही है। कोकोनट स्पेशल केस है। कोकोनट मिल्क या इसको कोकोनट वाटर भी कहते हैं, ये क्या है, तो कहोगे ये लिक्विड एंडोस्पर्म है, या इसी को कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। लेकिन जो कोकोनट कर्नेल है, व्हाइट कर्नेल, वो क्या है, तो ये सॉलिड एंडोस्पर्म है। या इसी को सेलुलर एंडोस्पर्म है। फेट ऑफ एंडोस्पर्म,
अभी लिखो ना, जरा देखो इधर देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और इसी में एक किनारे की तरफ क्या है, जाइगोट है। आपको ये पता है कि जो ये जाइगोट है ये भविष्य में क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, और ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है एंडोस्पर्म, बनाएगा नहीं बेटा। और इस एंडोस्पर्म को कौन यूज करेगा, एम्ब्रायो यूज करेगा। तो भविष्य बिल्कुल साफ है, क्या, डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट देना। चलो ठीक है, तो भविष्य लिख लिया। लेकिन यहीं से चेंज देखो क्या आता है, ये रखा कहां होगा, तो ये तो ओव्यूल के अंदर होगा ना, ये कहां होगा, ये ओव्यूल के अंदर होगा। तो जब ये सब डेवलपमेंट हो रहा था, जाइगोट एम्ब्रायो कन्वर्ट हो रहा था, एंडोस्पर्म बन रहा था, तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, सीड में भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि आज दिन भर एंडोस्पर्म बनाएंगे, कल दिन भर जाइगोट बनाएंगे, परसों दिन भर सीड बनाएंगे और फिर अगले दिन फ्रूट बनाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, सब एक साथ चल रहा होगा। तो देखो क्या घटना घटेगी, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे एम्ब्रायो डेवलप होगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म इसको कंज्यूम करेगा, एंडोस्पर्म एम्ब्रायो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये बताओ सीड में एंडोस्पर्म मिलेगा कि नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, यदि एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, तो फिर ये सीड में नहीं मिलेगा। और अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया तो सीड में मिलेगा। तो सीड में एंडोस्पर्म अगर मिल गया तो क्या करोगे, तो अगर सीड में एंडोस्पर्म मिल गया तो फिर वो इस्तेमाल हो जाएगा किसमें, सीड के जर्मिनेशन में। यहां दो सवाल खूब पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म इस्तेमाल होता है। तो कहोगे भैया सीड जर्मिनेशन में तो वही इस्तेमाल करेंगे जिनके सीड में एंडोस्पर्म होगा, और एंडोस्पर्म उन्हीं में होगा जिनके एम्ब्रायो ने थोड़ा एंडोस्पर्म छोड़ दिया होगा। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनके सीड जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म यूज नहीं होता है, तो कहोगे भैया जिनके सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा, इसका मतलब फिर हुआ क्या है, इसका मतलब है एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो नाम बोल रहे हैं सुनिएगा, अभी लिखाएंगे भी। ज्यादातर डाइकाट स्पेशली फैबेसी फैमिली के मेंबर या लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर जिसमें मटर वगैरह आती हैं, तो पी है, बीन है, ग्राउंडनट है, इसके अलावा ग्राम है, अरहर है, सोयाबीन है, इस टाइप के जितने लोग हैं इन सब का एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा। अब जब ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा तो एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा किसमें, सीड में, तो नहीं यूज होगा किसमें, सीड जर्मिनेशन में। लेकिन जितने जितने अनाज हैं जैसे गेहूं, वीट है, राइस है, मेज है, और कोकोनट याद रखो, भी कोकोनट बताई है, एक स्पेशल याद रखना कैस्टर। तो कोकोनट है, कैस्टर है और अनाज, अनाज में वीट है, राइस है, मेज है, इन सबके एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अगर इसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेंगे तो एंडोस्पर्म कहाँ मिलेगा, सीड में मिलेगा, और अगर सीड में मिला तो कहाँ यूज हुआ, सीड जर्मिनेशन में। तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंक्लूसिव लाइन बता रहे हैं। पी है, बीन है, ग्राउंडनट है, ग्राम है, अरहर है, सोयाबीन है, इन सब के एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। इसी नाते इन सब के सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, तो सीड जर्मिनेशन में यूज नहीं होता। लेकिन कोकोनट है, कैस्टर है, वीट है, राइस है, मेज है, इन सब के एम्ब्रायो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो कहाँ मिलेगा,
सीड में मिलेगा, और अगर सीड में मिलेगा तो कहाँ यूज करोगे, सीड जर्मिनेशन में यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखाएं, इसको लिखना नहीं है, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखें। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो, एक क्वेश्चन। दूसरा, इन पी बीन ग्राउंड नट ग्राम अरहर चिकपी, बहुत सारे नाम लिख डाले हैं, और भी लिख सकते हो, लोबिया, हाँ लोबिया भी है, सब इसमें फेबेसी फैमिली मेंबर हैं। तो इतने सारे लोग की खास बात क्या है, खास बात यह है एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाई क्या, एम्ब्रायो। तो रिजल्ट क्या होगा, क्या बताओ, सीड में एंडोस्पर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या सीड जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म यूज होगा, जब है ही नहीं तो यूज कहां से होगा। चिकपी है बड़ा वाला चना, बस कहानी पलटेंगे। कौन कौन लोग हैं, कोकोनट ले लो, कैस्टर ले लो, और अनाज, और अनाज में 3 लोग ले लो, व्हीट, राइस, मेज। इन सब में क्या होगा, तो इन सब में एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाई एम्ब्रायो। तो इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि सीड में एंडोस्पर्म मिल जाएगा। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीड, इसका मतलब एंडोस्पर्म यूज इन तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, इनके सीड जर्मिनेशन के लिए एंडोस्पर्म नहीं है, इनके सीड जर्मिनेशन के लिए एंडोस्पर्म नहीं है, तो सीड जर्मिनेट करेंगे कैसे। तो कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने क्या किया है, कहते अभी एंडोस्पर्म खत्म हो रहा है, हो जाने दो, हम लोग कॉटिलिडान बना लेंगे मोटे मोटे, और उसमें रिजर्व फूड रखेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना सीड जर्मिनेशन के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा खाओ थोड़ा बचाओ, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इन्होंने कहा पूरा एंडोस्पर्म खा लो, कोई बात नहीं, हम क्या बना लेंगे, कॉटिलिडान बना लेंगे, उसमें रिजर्व फूड होगा। चलिए साइड हेडिंग डालिए पोलाइडी। पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म, एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन सवाल आएंगे एग्जाम में।
जरा इधर देख लीजिए फिर क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेल प्लांट है, तो सामान्यतया मेल प्लांट डिप्लॉयड होता है। ये फीमेल प्लांट है और ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड। हो सकता है भाई दोनों फ्लावर एक ही पे हो, मतलब मेल प्लांट में फीमेल प्लांट लिखने का मतलब है यहाँ मेल फ्लावर, ये मेल फीमेल फ्लावर। मेल प्लांट वाला जो स्टेमन वाला पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, मेल गैमीट जो कि क्या होंगे एन, और फीमेल प्लांट क्या बनाएगा, फीमेल पार्ट जो है वो क्या बनाएगा, पोलर न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या n+n होगा। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तभी तो एंडोस्पर्म बनता है। ये अलग बात है कि फीमेल प्लांट एग सेल भी बनाएगी, तो हमने एग सेल नहीं लिखा क्योंकि हमको एंडोस्पर्म बनवाना है। अब देखिए एंडोस्पर्म की पोलैरिटी कैसे बनती है, तो भाई इधर से आता है n और इधर से आता है n+n, तो क्या हो जाता है, तो n लोगे और +n+n लोगे, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा 3n। इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि यहाँ जो 3n आया है उसमें से जो n है वो कहां से आया है और 2n कहां से आया है, तो n यहां से आया है। मेल में, मेल प्लांट के पास जितना भी था उसका आधा यहां पहुंच गया है और फीमेल प्लांट के पास जितना था पूरा पहुंच गया है। देखिए फीमेल प्लांट 2n था और इसका कंट्रीब्यूशन भी किसका है, 2n का है। मेल प्लांट 2n का था लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका है, n। तो पोलैरिटी निकालने का जो तरीका याद रखिएगा कि मेल प्लांट के पास जितने क्रोमोसोम होंगे उसके आधे जाएंगे, जबकि फीमेल के पास जितने होंगे वो पूरे लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा था 2n, तो यहाँ क्या लिखा n लिखा, और यहाँ लिखा 2n तो यहाँ क्या लिखा 2n, तो n+2n जोड़ के क्या बनेगा 3n। तो पोलैरिटी अगर आपको लिखनी है, ये क्यों बता रहे, अभी क्वेश्चन लिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेल में जितना होगा उसको आधा लिखेंगे और फीमेल में जितना होगा उसको पूरा लिख देंगे। इतना लिखो फिर क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, root cell of male plant, अच्छा डिप्लॉयड लिखना था, पलट देते हैं। लिखो डिप्लॉयड मेल प्लांट रूट सेल हैव 2n chromosome while root cell of diploid female have 4n chromosome. What is chromosome in endosperm cell? देखिए अब तो यहाँ आंसर 3n मत लगा देना, क्योंकि आपको आदत पड़ी है ना कि भाई एंडोस्पर्म सेल की पोलैरिटी क्या होती है 3n होती है। लेकिन भैया 3n तो तब होती है जब 2n का क्रॉस 2n से होता है, मेल भी 2n हो फीमेल भी 2n हो, तो एंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन बदल दिया है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मेल प्लांट और फीमेल
मेल प्लांट की रूट सेल कहा है, तो रूट सेल तो 2n होती है ना, डिप्लॉयड होती है। तो मेल प्लांट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल प्लांट में 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब बताओ यहां से क्या लोगे, तो यहां से जो भी होगा उसका आधा लोगे, और यहां से कितना लोगे, जो भी होगा उसको पूरा लोगे। तो एंडोस्पर्म की संख्या क्या हो जाएगी, 5n हो जाएगी। लिखो मेल प्लांट root cell have 14 chromosome, while female plant root cell have 28 chromosome. What is chromosome number in एंडोस्पर्म सेल? तो देखो मेल प्लांट 2n हो, ठीक है, और यहां क्रोमोसोम कितने हैं, 14 है। फीमेल प्लांट 2n ही मान लेते हैं, वैसे तो 4n है, और कितना है यहां 28। अब बताओ एंडोस्पर्म जब बनाना होगा तो क्या करोगे, तो एंडोस्पर्म बनाने मैंने आपको जो समझाया है कि मेल में जितना होगा पूरा लिख लोगे, तो एंडोस्पर्म में कितना लिखोगे, पूरा क्या आधा, मेल वाला आधा लिखेंगे, मतलब 7, और फीमेल वाला जितना है कितना है, तो 28, तो इसके साथ 28 जोड़ दोगे, तो कितना आंसर आएगा, 35 आ जाएगा। क्वेश्चन, मेल गैमीट with chromosome 14 and egg cell with chromosome 28. What is chromosome number in एंडोस्पर्म सेल? देखो कैसे करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि मेल प्लांट होगा और फीमेल प्लांट होगा। मेल प्लांट से बनेंगे मेल गैमीट, और फीमेल प्लांट से बनेंगे क्या, एग सेल। बस मेल गैमीट में कितनी दी है संख्या, मेल गैमीट में 14 है और एग सेल में कितना है, 28 है। तो बताओ प्लांट में कितने होंगे बस, तो भैया मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है और प्लांट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड। जो संख्या यहाँ होगी उसकी डबल ही तो यहाँ होगी, तो यहाँ कितने होंगे टोटल, यहाँ 28, तो यहाँ कितने होंगे, तो यहाँ होंगे टोटल 56। अब एंडोस्पर्म बना लो, तो अगर एंडोस्पर्म बनाओगे तो बताओ एंडोस्पर्म में कितने होंगे, तो अभी बताया नियम क्या, जितने यहां होते हैं उसका आधा, तो कितना ले लिया 14, और जितने यहां होते हैं उसका पूरा,
तो जोड़ो कितने हो गए, 70 हो गया। नहीं समझ में आई बात? मेल गैमीट फीमेल गैमीट का दिया था, मेल गैमीट से हमने मेल प्लांट समझ लिया, फीमेल गैमीट से फीमेल प्लांट समझ लिया, फिर एंडोस्पर्म का नियम भूत तो चेंज ही नहीं किया अभी भी। क्या, जितने मेल प्लांट में होंगे उसका आधा और जितने फीमेल होंगे उसका पूरा, जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। अब किसी भी सेल का क्रोमोसोम नंबर दे करके आपसे एंडोस्पर्म का नंबर पूछ सकता है। जैसे कह दे न्यूसेलस के सेल में इतने क्रोमोसोम हैं, तो न्यूसेलस के सेल में क्रोमोसोम का मतलब 2n संख्या आपको दे दिया, इस तरीके से पूछ सकता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के पूछ दे सकता है, कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दिमाग लगा लेंगे आंसर निकल आएगा। जरा खोलो नोट्स, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर एम्ब्रायो पढ़ते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन पहला इवेंट कौन सा, एंडोस्पर्म, दूसरा इवेंट एम्ब्रायो, तीसरा ओव्यूल से सीड बना लोगे और चौथा ओरी से फ्रूट बना लोगे। ये सब मिला करके क्या कहे जाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड क्या, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। प्रीसीड का मतलब पहले होना और वो बाद में होना, क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म को प्रोवाइड करना है नरिशमेंट किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो को। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तेजी से डिवाइड करेगी और क्या बना लेगी, एंडोस्पर्म टिश्यू। जितनी भी सेल होंगे उसमें रिजर्व क्या, फूड मटेरियल मिलेगा, जो कहाँ यूज होगा, नरिशमेंट में यूज होगा। ये लिखा है एनसीईआरटी में, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या होगा, PEN किसमें जाएगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा और क्या बनाएगा, ढेर सारी फ्री न्यूक्लियाई। कहोगे क्या इसको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर बाद में क्या करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन, और उसको घटना को क्या कहते हो, सेलुलराइजेशन। तो क्या बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई कितने होंगे, कितने फ्री न्यूक्लियाई होंगे, तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होते हैं, तो क्या कहोगे, वेरी होते हैं। कोकोनट वाटर जो कहां से लाते हो, टेंडर कोकोनट, ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसमें हजारों न्यूक्लियस। लेकिन कोकोनट वाटर के बाहर बाहर क्या मिलेगा, कर्नल मिलेगा, और कर्नल में क्या है, तो व्हाइट कर्नल क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये हमने हेडिंग डाल दिया है, फेट ऑफ एंडोस्पर्म। भविष्य क्या है, तो या तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एक ही तो भविष्य है, किसके द्वारा, एम्ब्रायो के द्वारा, या तो एंडोस्पर्म फिर क्या हो जाए, परसिस्ट हो जाए, किसमें, मैच्योर। दो ही मेन भविष्य हैं, या तो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए और या तो एंडोस्पर्म थोड़ा बच जाए, दो ही ऑप्शन तो हैं। पहला ये टिक कर लो, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा नहीं, एनसीईआरटी में जैसे लिखा उसे याद नहीं होगा, इस क्रम में याद होगा। पी में ग्राउंडनट बीन, इसके अलावा हमने 2-3 नाम और बढ़ा दिए थे। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बाई डेवलपिंग एम्ब्रायो बिफोर क्या, सीड मैच्योरेशन, सीड मैच्योरेशन से पहले ही खत्म कर लेंगे। इसी नाते एंडोस्पर्म नॉट परसिस्ट इन मैच्योर सीड, सही बात है। जबकि कैस्टर में, कोकोनट में और अनाज जैसे व्हीट, राइस और मेज में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, और अगर कंज्यूम नहीं होगा तो एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा किसमें, सीड में। और अगर मिलेगा तो फिर यूज करोगे कहां, सीड जर्मिनेशन में। हेडिंग डालिए एम्ब्रायो डेवलपमेंट और छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। पहले जनरल 2-3 बातें लिख लीजिए। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, अगर एम्ब्रायो डेवलपमेंट की बात करें तो जरा इधर देखो, ये है पीसी और इधर किनारे क्या था, यही तो जाइगोट है। तो पहला सवाल है कि जाइगोट है कहां, तो कहोगे एट माइक्रोपाइलर एंड। तो कल को इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। तो एम्ब्रायो भी कहां बनेगा,
माइक्रोपाइलर इंड। तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो कहोगे माइक्रोपाइलर इंड पर होगा। किससे होगा? तो कहोगे जाइगोट से। डिवीजन होगा कौन सा? तो यहाँ जो डिवीजन होता वो कौन सा है? माइटोसिस। एक लाइन याद रखना है, एम्ब्रायो बनने से पहले कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म जरूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला एंडोस्पर्म क्या करेगा? नरिशमेंट देगा। एंजियाटिम लाइन लिखा है चाहे थोड़ा ही बने, स्मॉल अमाउंट ही बने, लेकिन कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म पहले जरूर बन जाएगा। किसके पहले? एम्ब्रायो डेवलपमेंट से। बना लो, लिख लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्स बिफोर, किसके पहले? तो बिफोर एम्ब्रायो डेवलपमेंट। दो तीन रटने वाले सवाल हैं। क्या? कि डाइकाट और मोनोकाट के सीड में तो जमीन आसमान का अंतर है। डाइकाट सीड अलग होता है, मोनोकाट सीड अलग होता है, लेकिन दोनों का एम्ब्रायोजेनी, खासकर अर्ली एम्ब्रायो डेवलपमेंट क्या होता है? सेम होता है। तो डाइकाट और क्या? मोनोकाट सीड greatly differ but early embryo development same in both, दोनों में सेम होता है। होता क्या है? सीक्वेंस लिख लीजिएगा। जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो से बनता है ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर बनता है हार्ट शेप, और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रायो। ध्यान से सुनिएगा, यहां तक सेम रहता है। एक बार हार्ट शेप बन गया तो कन्फर्म फिर डाइकाट का है। इतना लिख लो, फिर एक डायग्राम बनाना है। देखें, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना है, बस कुछ पॉइंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे ये जाइगोट है, और जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। पूरा सेट तो माइक्रोपाइलर एंड पर है, लेकिन जब जाइगोट का पहला डिवीजन होता है तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि दो सेल बन जाएंगे, एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चलाजल एंड की तरफ। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल बनेगी उसका नाम बेसल सेल, और इस सेल में अब जितना भी डेवलपमेंट होगा उससे अंततः क्या बनेगा? सस्पेंसर बनेगा। और दूसरी जो चलाजल एंड की तरफ है उसका नाम एपिकल सेल है, और इसमें अब जितना भी डेवलपमेंट होगा उससे प्रॉपर क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। तो यहीं से डिवीजन बढ़ जाता है। इसी नाते इसके बाद जितने भी डिवीजन होते हैं, जैसे बेसल सेल में फिर से हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ है, जबकि एपिकल सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ है। मतलब इन सेल का डिवीजन और इन सेल के डिवीजन में कोई तालमेल नहीं है, वो अपना डिवाइड करेंगे, ये अपना डिवाइड करेंगे। जैसे देखो, ये अभी एक वर्टिकल डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गई, फिर एक और हॉरिजॉन्टल हुआ तो 4 सेल बन गई, फिर एक और पेरिक्लोनल डिवीजन हुआ तो 8 सेल बन गई। तो यहाँ 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, और अंततः ये प्रो एम्ब्रायो से होते हुए क्या बन जाएगा? ग्लोब्यूलर स्टेज बन जाएगा। इस ग्लोब्यूलर स्टेज में कुल कितनी सेल हैं? 8 सेल हैं। इसी नाते इसको ऑक्टेट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रायो की ऑक्टेट स्टेज बनेगी, फिर और डिवीजन होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? तो यहाँ जो 8 सेल हैं, इसमें ऊपर की जो 4 सेल दिख रहे हैं इनका नाम हाइपोबेसल सेल है, और जो नीचे की 4 सेल उनका नाम एपीबेसल सेल है।
बाद में जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो इन्हीं 4 सेल से क्या बन जाएगा, रेडिकल, जो मैच्योर एम्ब्रायो में आपको दिखाई पड़ेगा। और इन 4 सेल से प्लम्यूल बनेगा जो मैच्योर एम्ब्रायो में दिखाई पड़ेगा। इन्हीं जिनसे प्लम्यूल बना है, इन्हीं के साथ कॉटिलिडॉन भी बनेगा। तो ये जो नीचे की सेल हैं, ये प्लम्यूल भी बनाएंगे, कॉटिलिडॉन भी बनाएंगे, और वो कॉटिलिडॉन भी हमको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ जो ग्लोब्यूलर स्टेज है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसी की सेल तय करती हैं कि ये 4 सेल जिनका नाम हाइपोबेसल सेल है, वो भविष्य में रेडिकल बना लेंगी। ये जो 4 सेल हैं जिनका नाम एपीबेसल सेल है, वो भविष्य में प्लम्यूल और कॉटिलिडॉन बना लेंगी। अच्छा, और देखिए, ये जो बेसल सेल हैं भाई, उसमें पहले 2 सेल हुई, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, ऐसे डिवीजन चलता रहेगा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम सस्पेंसर होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम सस्पेंसर होगा। सस्पेंसर में एक बड़ी सेल होगी जिसका नाम हास्टीरियल सेल होगा, कुछ छोटी छोटी सेल होंगी उनका नाम सस्पेंसर सेल होगा, और सस्पेंसर की सबसे नीचे की सेल का नाम हाइपोफाइसिस होगा, जो भविष्य में क्या बना लेगी, रूट कैप बना लेगी। धीरे धीरे डेवलपमेंट चलेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद हमको क्या मिलेगा, मैच्योर एम्ब्रायो मिलेगा, जिसमें 3 चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ जाएंगी। हमको प्लम्यूल दिखाई पड़ जाएगा, हमको रेडिकल दिखाई पड़ जाएगा, और क्या मिल जाएगा, कॉटिलिडॉन। आगे डेवलपमेंट होगा, प्लम्यूल, कॉटिलिडॉन और रेडिकल बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगेंगे। अगर एम्ब्रायो में हार्ट शेप बन गया है, इसका मतलब है कि ये कौन सा है, ये डाइकाट एम्ब्रायो है। नहीं तो फिर क्या है, यहां तक क्या चलेगा, मोनोकाट चलेगा। जरा ओपन करो नोट्स। एम्ब्रायो डेवलप कहां, माइक्रोपाइलर एंड, और वो भी कहां, एम्ब्रायो सैक, क्योंकि वहीं क्या है, वहीं तो जाइगोट है। मोस्ट ऑफ जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर स्मॉल अमाउंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। जाइगोट का डिवीजन तब तक नहीं होगा जब तक थोड़ा एंडोस्पर्म बन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एडाप्टेशन है, ये सुनिश्चित करना है क्या, कि न्यूट्रिशन मिलता रहे किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो को। यद्यपि सीड डिफर ग्रेटली इन डाइकाट एंड मोनोकाट, लेकिन ये अंडरलाइन टिक कर लो, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट या एम्ब्रायोजेनी क्या है, सिमिलर इन बोथ डाई एंड मोनो। जाइगोट से क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रायो, से क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर, से बनेगा हार्ट, से बनेगा मैच्योर। ये डायग्राम यहाँ बना है। जाइगोट देखो 2 सेल बन गई, एक एपिकल सेल, एक बेसल सेल, फिर ऊपर सस्पेंसर बनेगा, नीचे अपना क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा। बस कल इतना ही पढ़ाए थे। एक लेक्चर का बचा है, हमको डाइकाट एम्ब्रायो, मोनोकाट एम्ब्रायो पढ़ाना है, सीड पढ़ाना है, फ्रूट पढ़ाना, एक लेक्चर का है, अगले लेक्चर पर कंप्लीट हो जाएगा।